23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल के चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आहट भी साफ सुनी जा सकती थी। आमतौर पर जेल में फांसी सुबह के वक्त दी जाती है, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हो रहा था जो आज तक भारत के कानूनी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के आला अफसरों की गुप्त मीटिंगें पिछले कई घंटों से चल रही थीं। उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर कल सुबह का इंतजार किया गया तो लाहौर की सड़कों पर खड़ा जन सैलाब जेल की दीवारें ढहा देगा। डर इतना ज्यादा था कि मौत का वक्त 11 घंटे पहले तय कर दिया गया। वार्डन चरत सिंह के हाथ कांप रहे थे जब वे काल कोठरी नंबर 14 का भारी लोहे का दरवाजा खोलने पहुंचे। अंदर एक 23 साल का नौजवान मोमबत्ती की हल्की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। वह लेनिन की जीवनी थी। वार्डन ने कांपती आवाज में कहा कि अब समय हो गया है। उस नौजवान ने किताब से नजरें हटाई, मुस्कुराया और बड़े सुकून से बोला, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उसने पन्ना पूरा किया, किताब बंद की और उसे हवा में उछाल दिया। ये कोई विफलता नहीं थी कि वे पकड़े गए, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने मौत को खुद अपने पास बुलाया था ताकि एक पूरा देश जाग सके। इस महागाथा की जड़ें पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में दफन है, जहां 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके घर में उस दिन खुशियां दोगुनी थीं, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह उसी दिन जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। देशभक्ति उनके पालने में ही डाल दी गई थी। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल झट्टा आंदोलन के नायक थे, जिन्होंने किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। भगत सिंह बचपन में जब अपने पिता के साथ खेत पर जाते थे तो वहाँ छोटे छोटे तिनके गाड़ देते थे। जब पिता पूछते कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बच्चा कहता था, मैं बंदूकें बो रहा हूँ ताकि अंग्रेजों को मार सकूं। उनके भीतर ये बीज बचपन से ही पड़ गया था कि गुलामी एक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ क्रांति है। उसी दौर में पंजाब के लुधियाना में 15 मई 1907 को सुखदेव थापर का जन्म हुआ। सुखदेव के पिता का साया उनके सिर से जल्दी उठ गया था, इसलिए उनकी परवरिश उनके ताया जी अचिंतराम ने की। सुखदेव बचपन से ही थोड़े जिद्दी और बहुत तार्किक स्वभाव के थे। उन्हें हर बात के पीछे का क्यों जानना होता था। वे संगठन बनाने में माहिर थे और उनके पास हर समस्या का एक वैज्ञानिक हल होता था। तीसरी कड़ी थे शिवराम हरि राजगुरु, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ में हुआ। राजगुरु का परिवार संस्कृत के बड़े विद्वानों का था, लेकिन उनका मन मंत्रों से ज्यादा कसरत, कुश्ती और निशानेबाजी में लगता था। वे बेहद तेज तर्रार थे और उनका निशाना ऐसा था कि एक बार जो लक्ष्य तय कर लिया वो चूक नहीं सकता था। ये तीनों लड़के अलग अलग प्रांतों में पल रहे थे, लेकिन नियति इन्हें एक ऐसी जगह खींच रही थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन आया जिसने 12 साल के भगत सिंह को हमेशा के लिए बदल दिया। जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। हजारों लोग मारे गए, कुएं लाशों से भर गए। जब ये खबर लाहौर पहुंची तो भगत सिंह स्कूल छोड़कर सीधे अमृतसर के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके मासूम मन को पत्थर बना दिया। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और एक कांच की बोतल में रखकर घर ले आए। वे घंटों उस बोतल को देखते और सोचते कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमें भेड़ बकरियों की तरह मार रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरे शबाब पर था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे हजारों नौजवानों को लगा कि अब आजादी बस मिलने ही वाली है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि जब दुश्मन गोलियां चला रहा है तो हम शांति की बात कैसे कर सकते हैं। यहीं से इन तीनों की राहें अहिंसा से अलग होकर क्रांति की ओर मुड़ गईं। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन उनका मन अब किताबों से ज्यादा देश की आजादी के दर्शन में लगा रहता था। उन्होंने लाहौर का नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। यहीं उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका मकसद युवाओं में देशभक्ति और तर्कवाद को जगाना था। इधर भगत सिंह के घर वाले उनकी शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने एक लड़की भी देख ली थी, लेकिन भगत सिंह ने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि मेरा जीवन एक महान लक्ष्य यानी देश की आजादी के लिए समर्पित है, इसलिए अब कोई और सांसारिक बंधन मुझे नहीं बांध सकता। वे कानपुर पहुंचे और वहां गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार में काम करने लगे। यहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। आजाद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पास जबरदस्त अनुभव था और भगत सिंह के पास नए विचार।
इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नया रूप दिया और उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की एक गुप्त मीटिंग हुई। यहाँ तय किया गया कि अब लड़ाई सिर्फ बम और पिस्तौल की नहीं होगी, बल्कि एक विचारधारा की होगी। भगत सिंह ने समाजवाद का नारा दिया, सुखदेव को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई और राजगुरु को संगठन के मिलिट्री विंग में शामिल किया गया। इनके पास न तो पैसे थे न ही हथियार। ये लोग पुराने बमों के खोल इकट्ठा करते, जंगलों में जाकर उनका परीक्षण करते और कई बार तो 2-2 दिनों तक सिर्फ चने खाकर गुजारा करते थे। वे जानते थे कि वे एक ऐसी सत्ता से लड़ रहे हैं जिसका सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन उनका इरादा पक्का था। साल 1928 में ही जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में लाला लाजपत राय इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस कप्तान जेम्स स्कॉट ने बेरहमी से लाठी चार्ज का हुक्म दिया। अंग्रेज सिपाही जानवरों की तरह लोगों को पीट रहे थे। स्कॉट खुद लाठी लेकर लाला लाजपत राय पर टूट पड़ा। लाला जी के सिर पर चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इसे अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने तय किया कि स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। 17 दिसंबर 1928 की तारीख तय हुई। राजगुरु और भगत सिंह लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने खड़े थे। सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद बैकअप के लिए तैनात थे। एक अफसर दफ्तर से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। राजगुरु ने पहली गोली चलाई जो सीधे अफसर के माथे में लगी। भगत सिंह ने आगे बढ़कर उस पर गोलियां दाग दी, लेकिन बाद में पता चला कि जिसे उन्होंने स्कॉट समझा था वो दरअसल जेपी सैंडर्स था। एक बड़ी गलती हुई थी, लेकिन अंग्रेज अफसर मारा जा चुका था। पूरे लाहौर को छावनी बना दिया गया। हर सड़क पर पुलिस थी, लेकिन भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए। उन्होंने एक साहब का भेष धरा और राजगुरु को अपना नौकर बनाया। साथ में क्रांतिकारी दुर्गा भाभी थीं, जो उनकी पत्नी का नाटक कर रही थी। पुलिस के सामने से वे ट्रेन पकड़कर निकल गए। अंग्रेज हाथ मलते रह गए। सैंडर्स की हत्या ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था, लेकिन भगत सिंह कुछ और बड़ा सोच रहे थे। वे जानते थे कि सिर्फ 1-2 अफसरों को मारने से आजादी नहीं मिलेगी। उन्हें देश की सोई हुई जनता को जगाना था। वे एक ऐसा धमाका करना चाहते थे जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई दे। अप्रैल 1929 की दिल्ली। ब्रिटिश हुकूमत को लग रहा था कि सैंडर्स को मारने वाले क्रांतिकारी अब शांत हो चुके हैं, लेकिन भगत सिंह और सुखदेव के दिमाग में एक और बड़ी योजना पक रही थी। वे जानते थे कि सिर्फ एक पुलिस अफसर को मारना काफी नहीं है। सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाकर मजदूरों के हक छीनने और क्रांतिकारियों को कुचलने की तैयारी में थी। 8 अप्रैल 1929 की सुबह सेंट्रल असेंबली का हॉल खचाखच भरा हुआ था। विठल भाई पटेल बिल पर बहस खत्म कर रहे थे। ठीक उसी वक्त गैलरी में बैठे 2 नौजवानों ने नीचे खाली जगह पर 2 बम फेंके। पूरा हॉल धुएं से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिप गए, लेकिन उन नौजवानों ने भागने की कोशिश नहीं की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने लाल रंग के पर्चे हवा में उछाले, जिन पर साफ लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी पिस्तौलें मेज पर रख दी और खुद को गिरफ्तार करवाया। ये उनकी सबसे बड़ी सोची समझी चाल थी। वे जेल को ही अपना नया मोर्चा बनाना चाहते थे, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारी डाकू नहीं, बल्कि अपने देश के लिए लड़ने वाले सिपाही हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाहौर की जेल में भेज दिया गया, जहां सैंडर्स केस की जांच भी तेज कर दी गई। सुखदेव और राजगुरु भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। जेल के अंदर जो संघर्ष शुरू हुआ वो बाहर की लड़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल था। भारतीय कैदियों के साथ जेल में जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। उन्हें गंदा खाना दिया जाता, फटे पुराने कपड़े मिलते और पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं मिलती थी, जबकि गोरे कैदियों को सारी सुख सुविधाएं हासिल थीं। भगत सिंह ने वहीं से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने मांग की कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाए। जेल प्रशासन ने उन्हें तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। कोठरियों में पीने के पानी के घड़ों में दूध भर दिया गया, ताकि प्यास लगने पर वे दूध पी लें और उनकी हड़ताल टूट जाए। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उनके शरीर पर भारी कोड़े बरसाए गए। अंग्रेज डॉक्टरों ने उनकी नाक में पाइप डालकर जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन क्रांतिकारियों ने पाइप को दांतों से काट दिया या फेफड़ों में हवा भर दी, जिससे डॉक्टर भी खौफ खाने लगे। 63 दिनों तक ये भूख हड़ताल चली। जतिन दास ने इसी हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और कैदियों के लिए नियम बदले गए।
अदालत में मुकदमा शुरू हुआ जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने वकील करने से मना कर दिया। वे खुद अपनी पैरवी करते थे। हर सुनवाई पर वे नारे लगाते हुए अदालत में दाखिल होते। भगत सिंह ने अपनी दलीलों से अंग्रेज जजों को हैरान कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्रांति का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्रांति का मतलब खून खराबा नहीं, बल्कि समाज में न्याय की स्थापना है। इसी दौरान भगत सिंह ने अपनी मशहूर किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखी, जिसने क्रांतिकारी विचारधारा को एक नया आयाम दिया। सुखदेव जेल के अंदर से भी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राजगुरु अपनी मस्ती और निडरता से पहरेदारों को भी हंसा देते थे। 7 अक्टूबर 1930 को एक विशेष ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। पूरा देश इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इन तीनों की सजा कम करने से साफ इनकार कर दिया। वे जानते थे कि ये 3 लड़के मरकर भी उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। 23 मार्च 1931 की वो ऐतिहासिक शाम आ गई। लाहौर जेल के बाहर हजारों लोगों का मजमा लगा था। डर के मारे अंग्रेज हुकूमत ने फांसी का वक्त बदल दिया था। जेलर ने जब भगत सिंह को बुलाने के लिए कोठरी का दरवाजा खोला तो वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का आखिरी पन्ना खत्म किया, उसे हवा में उछाला और खड़े हो गए। जब तीनों को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जाने लगा, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में बस इतना कहा कि हमारे हाथ खोल दिए जाएं, ताकि हम मरते वक्त एक दूसरे को गले लगा सकें। राजगुरु बीच में खड़े थे, एक तरफ भगत सिंह और दूसरी तरफ सुखदेव। उन्होंने फंदे को चूमा और खुद ही उसे अपने गले में डाल लिया। ठीक 7:33 पर लीवर खींचा गया और भारत माता के ये 3 लाडले इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। अंग्रेजों की कायरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने शवों को उनके परिवारों को नहीं दिया। जेल की पिछली दीवार तोड़कर लाशों को बाहर निकाला गया और फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाकर आधे अधूरे तरीके से जला दिया गया।